हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया यूनिट का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आपने अभी अभी पिछले लेक्चर में लॉज ऑफ मोशन यूनिट कंप्लीट किया है और अब हम नए यूनिट पर आ गए हैं, वर्क, एनर्जी, पावर। लॉज ऑफ मोशन वाले यूनिट में 3-4 चैप्टर्स थे, लेकिन ये जो यूनिट है वर्क, एनर्जी, पावर, ये यूनिट और अपने आप में एक चैप्टर भी है। इस यूनिट में नंबर ऑफ चैप्टर्स 1 to 3 ऐसे नहीं है, यही यूनिट का नाम है और यही चैप्टर है। तो यूनिट इटसेल्फ इज अ चैप्टर, तो एक ही यूनिट पूरा चैप्टर खत्म कर देगा, या ये कहें कि पूरा चैप्टर एक पूरी यूनिट को खत्म कर देगा। इसका नाम है वर्क, एनर्जी, पावर। तो हम आपको स्टार्ट करवाते हैं वर्क, एनर्जी, पावर। तो ये आपके सामने पेश कर दिया गया है आज ही क्लास में नया यूनिट का नाम आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखा हुआ है वर्क, एनर्जी एंड पावर। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हमें इस यूनिट में 3 मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। पहला हो गया वर्क के बारे में, दूसरा हो गया एनर्जी के बारे में, और तीसरा हो गया पावर के बारे में। और हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। नाम पहले आया तो वर्क से ही स्टार्ट कर देते हैं। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं बता दूं बच्चों को, जैसा कि मैं काफी टॉपिक्स के बारे में बोलता हूं, वैसे तो पूरा 11th क्लास ही बच्चों को अच्छी तरह पढ़ना और समझना चाहिए। जो बच्चे 11th क्लास का सिलेबस अच्छी तरह समझ के पढ़ते हैं, उनको 12th क्लास में बहुत इजी लगता है कॉन्सेप्ट्स को समझना। और इजी क्या, पॉसिबल ही तब होता है 12th क्लास के कॉन्सेप्ट को समझना जब आपने 11th क्लास में अच्छी तरह समझ के पढ़ा हो, विद रीजंस, हर चीज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। ये यूनिट भी ऐसा है जो बहुत ज्यादा यूज होता है क्लास 12th के कॉन्सेप्ट्स को समझने में, राइट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 12th। और बचा हुआ जो 11th का सिलेबस है, उसमें भी इस चैप्टर के सीखे गए कॉन्सेप्ट्स बहुत काम आएंगे आपको। चाहे आप ब्रांच भी चेंज कर दो, थर्मोडायनेमिक्स में चले जाओ, फ्लूइड मैकेनिक्स में चले जाओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन में चले जाओ, और ये जो ब्रांचेस के नाम में ले रहा हूँ ग्रेविटेशन के में चले जाओ। इसके बाद की जितनी यूनिट्स आप पढ़ोगे, वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको हर यूनिट में अप्लाई करने होंगे, 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। वर्क, एनर्जी के बिना इस यूनिट के बाद का जो भी 11th का सिलेबस बचा हुआ है और पूरा 12th का सिलेबस समझ आने में बहुत दिक्कत होगी। बार बार पिछले टॉपिक्स काम आएंगे, तो अभी समझ लें अच्छी तरह। इस तरह समझ लें कि जब इसमें सीखी हुई बात कुछ आगे किसी यूनिट में 11th में ही या 12th में काम आए तो दिक्कत ना हो। जो बच्चे इस बात को फॉलो करते हैं मेरी, वो आगे जाकर कंफर्टेबली पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। जो नहीं फॉलो करते उनको बहुत दिक्कत आती है। मैं हर साल 12th के बच्चों के साथ ये दिक्कत देखता हूँ, फेस करता हूँ। तो अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं वर्क टॉपिक को। जैसा कि आप देख पा रहे हो, वर्क लिखा है। अब ये वर्क, जिसको हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में काम बोल देते हैं, या शुद्ध हिंदी में कार्य बोल देते हैं, ये आपने बहुत यूज किया होगा। आम बोलचाल की भाषा में आप हजारों ऐसी चीजें करते हो जिसे आप वर्क बोल सकते हो, काम बोल सकते हो। मेरे से अगर कोई पूछता है आप क्या काम करते हो जी, मैं बोलता हूँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, ये मेरा काम है। किसी बच्चे से पूछे आपके पापा कहाँ काम करते हैं जी, बैंक में काम करते हैं। बैंक में अब क्या काम होता है, वही पैसे जमा करना, निकालना, ये सब करना। और तो और जब बच्चा स्कूल में एंटर होता है छोटी क्लास से ही, जब उसका एडमिशन कराया जाता है, तो वहाँ क्लास में जो उसकी कॉपी में जो भी करवाया जा रहा होता है वो क्लास वर्क, और फिर टीचर बोलते हैं ये घर से करके लाना, तो वो होमवर्क। तो क्लास और होम के आगे भी वर्क लगा होता है। तो जो बच्चा घर में बैठ के
कर रहा है वो होमवर्क हो गया, और जो क्लास में लिख रहा है वो वर्क क्लास वर्क हो गया। ऐसे ये तो मैंने आपको बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल दिए जो हर बच्चे की लाइफ में एप्लीकेबल होते हैं। मेरा वर्क है फिजिक्स पढ़ाना, किसी का वर्क है कोई शॉप पे काम करना, किसी का वर्क है कोई फैक्ट्री में काम करना, किसी का वर्क, आपका वर्क है पढ़ाई करना, मेनली यही काम है। बाकी घर के छोटे मोटे काम में अगर कोई बच्चा हेल्प करता है तो अच्छी बात। तो आम बोलचाल की भाषा में आप बहुत सारी जगह पर वर्क यूज कर सकते हो, बट इन फिजिक्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यही क्लियर करना जरूरी है। फिजिक्स में वर्क इज सेड टू बी डन। फिजिक्स में वर्क तभी कहा जाएगा कि वर्क हुआ है इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is able to actually move it through some distance in the direction of force। ये पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वर्क के बारे में, कि आम जिंदगी में आप किसी भी चीज को वर्क कह सकते हो, लेकिन फिजिक्स में जितने मैंने अभी एग्जांपल दिए, होमवर्क, क्लास वर्क, ये सब वर्क नहीं होते। सबसे बड़ी दुख की बात, सबसे बड़ी आयरनी ये है कि फिजिक्स की भाषा में या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक फिजिक्स पढ़ाना भी कोई वर्क नहीं है। अभी मैं जो ये कर रहा हूं फिजिक्स में इसे वर्क नहीं कहा जाएगा। फिजिक्स में वर्क सिर्फ किसे कहा जाता है, जब किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा हो और वो बॉडी एक्चुअली मूव करे कुछ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बात पहले ही दिमाग में क्लियर कर ले। तो मैंने अभी क्या दुख के साथ आपको क्या बताया कि फिजिक्स पढ़ाना भी कोई वर्क नहीं है फिजिक्स की भाषा में ही, क्योंकि वर्क तो तब कहा जाता है जब फोर्स लगे। अब मैं तो किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगा रहा, मैं तो यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, या क्लास में भी खड़ा होकर मैं बोलता रहता हूँ, बच्चे सुनते रहते हैं और समझते रहते हैं। शाम को मैं बहुत थक जाता हूँ जब मैं बहुत सारे बैचेस को पढ़ा लिया, लेकिन उसे वर्क नहीं कहा जाएगा। वर्क तब कहा जाएगा जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाऊं, धक्का दूं या खींचूं, जैसा कि आपको साइड में ये एग्जाम्पल दिख रहा है। इसमें ये इंसान इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है तो फोर्स लग रही है, अगर ये इसे पुल भी करता तब भी एक ही बात थी, फोर्स इज अ पुश और पुल। तो इसलिए पुश और पुल के बजाय हमने फोर्स लिख दिया कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाए, और अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं चला ना, यानी अपनी जगह से मूव नहीं किया, तब भी वर्क नहीं माना जाएगा। ये दोनों काम होने चाहिए, यानी फोर्स भी लगनी चाहिए और वो बॉडी मूव भी करना चाहिए, और वो भी किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब तक ये तीन कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी, पहली कंडीशन क्या, बॉडी पर लगना चाहिए फोर्स। अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया तो आपने कोई वर्क नहीं किया इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। ये बात ध्यान रखें। आप बोलचाल की भाषा में पूरा दिन अगर आप पढ़ते हो बैठ के किताब खोल के, बहुत वर्क हो गया, मम्मी पापा खुश हैं, आज बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी, लेकिन फिजिक्स की भाषा में वो वर्क नहीं है। आप किसी चीज को धक्का दो, यानी फोर्स लगाओ उस पर, पुश या पुल करो, खींचो या आप धक्का दो, और वो बॉडी चलनी चाहिए, यानी मूव करनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब ऐसा होगा तभी फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क किया हुआ माना जाएगा। तो पहली लाइन वर्क के बारे में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी है मैंने बच्चों को, और ये बस सुनो और ध्यान रखो। इसमें ऐसी कोई बहुत कॉन्सेप्चुअली वैसी वाली फॉर्मूले वगैरह ऐसे कुछ अभी तक कोई खास बात नहीं है कि इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क इन फिजिक्स में अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क कहा जाता है कि वर्क हुआ है। सेड टू बी डन मतलब वर्क हो चुका है इफ अ फोर्स acting on a body is able to actually move it through some distance in the direction of force। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी एक्चुअली यानी सही में
उस डायरेक्शन में चले जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, तब वर्क कहा जाएगा। यानी कोई ठेली चलाना फिजिक्स में वर्क है, फिजिक्स पढ़ाना फिजिक्स में वर्क नहीं है। अब आपने सीख लिया कि वर्क क्या होता है। अब बार बार फिजिक्स फिजिक्स नहीं बोलेंगे। जब हम वर्क बोलेंगे आपको ये सब पढ़ाते हुए, तो आप अंडरस्टूड समझ जाना कि फिजिक्स की बात हो रही है। हम डेली लाइफ के वर्क की, क्लास वर्क, होमवर्क और जो भी वर्क ऑफिस में होता है उसकी बात नहीं कर रहे। अब वर्क क्या होता है फिजिक्स में वो हमने समझ लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क कितना होता है, ये कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि आपको जैसे फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाता है, मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट, हर जो फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ते हो उसकी वैल्यू भी तो बतानी पड़ती है। अगर आप कहते हो इस बॉडी पर फोर्स लग रही है, आप बोलो कितने न्यूटन। ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, आप बोलोगे कितने मीटर। इस बॉडी के ऊपर वर्क कर दिया आपने, बोलो कितना वर्क किया। तो आपको वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ये सीखने के बाद कि वर्क क्या होता है। तो अब आपको वर्क की वैल्यू कैसे पता लगाते हैं वो सिखाते हैं। उसके लिए वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 डिफरेंट केसेस हैं। वैसे तो केसेस असली में 2 हैं, लेकिन मैं उनको 3 इसलिए बोल रहा हूं कि फर्स्ट केस के 2 पार्ट्स हैं और सेकंड केस अकेला है। तो मैं बच्चों को केस फर्स्ट पहले समझाता हूं। केस फर्स्ट कह लो या सिचुएशन कह लो। फर्स्ट सिचुएशन क्या लिखा है? फर्स्ट सिचुएशन में वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। आपको वर्क कैलकुलेट करना सिखाया जा रहा है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वर्क कैलकुलेट करते हैं। ये वाली बात तो हर एक में कॉमन होगी कि वर्क हुआ है तो बॉडी पर फोर्स, किसी ना किसी बॉडी पर फोर्स लग रही होगी और बॉडी चल भी रही होगी उसी डायरेक्शन में, तो वर्क हो गया। अब वो वर्क कितना हुआ वो फाइंड आउट करने के लिए हम पहले सिचुएशन में आते हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो पहले इसे ही समझ लें कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि लेट अस सपोज आपके पास ये एक बॉडी है जो ए पॉइंट पर है, यहां रखी है, उस जगह का नाम मैंने ए रख दिया, और वो बॉडी को आप ए से बी तक ले जाना चाहते हो। अब आपको पता है लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ रखा है कि ये अपने आप तो ऐसा होगा नहीं जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगाया जाए। तो आप बॉडी को ए से बी तक ले जाना चाहते हो तो आपको उसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी। चलो जी लगा देते हैं फोर्स। लेट अस सपोज आपने उस पर लगा दी है फोर्स। फोर्स को मैंने एरो से क्यों शो किया? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पुश या पुल बोलते हैं जिसको। ये आपने फोर्स लगा दी और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि जो फोर्स आपने लगाई है बॉडी को ए से बी तक ले जाने में, पूरे रास्ते ए से बी तक जाते समय जब वो यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी और फाइनली बी पर पहुंच जाएगी, पूरे रास्ते फोर्स की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, बीच में कहीं कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय फोर्स की वैल्यू पूरे रास्ते सेम रहती है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, उस कंडीशन को कहते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट वर्ड का मीनिंग ये होता है वैल्यू चेंज न होना। अगर कांस्टेंट नहीं रही, वैल्यू चेंज होगी, तो हम उसे कहेंगे वेरिएबल। तो जो पहला केस आपको करवाया जा रहा है वो कहलाता है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। यानी फोर्स तो लगना जरूरी है, तब तक वर्क नहीं माना जाएगा, और फोर्स लगने के बाद बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाना भी चाहिए, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाते समय पूरे रास्ते फोर्स की वैल्यू शुड नॉट चेंज। एंड इफ द वैल्यू ऑफ फोर्स इज नॉट चेंजिंग, अगर फोर्स की वैल्यू नहीं बदल रही है तो उस कंडीशन को कहेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। बाद में आपको वेरिएबल फोर्स का वर्क भी सिखाया जाएगा जब रास्ते भर वैल्यू बदलती रहे तो, लेकिन वो बाद में, पहले कांस्टेंट का सीख लेते हैं।
आसान से ही शुरू करते हैं। और इस केस का, इस फर्स्ट सिचुएशन का ए पार्ट, यानी एक फर्स्ट सिचुएशन का फर्स्ट पार्ट ना बोल के हमने ए पार्ट बोल दिया। इसके दो पार्ट होंगे, बी पार्ट, बी होगा वो बाद में पढ़ाएंगे। पहले ये पार्ट सीखें। इस पूरी सिचुएशन में कांस्टेंट फोर्स रहते हुए ये पार्ट क्या कहता है? व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स तो पूरे रास्ते कांस्टेंट रहनी ही चाहिए और बॉडी मूव करनी चाहिए किस डायरेक्शन में? मैं बना के दिखाता हूं, इसी डायरेक्शन में। देख रहे हो, ये एरो भी मैंने इसीलिए बना दिया कि जिधर फोर्स लग रही है बॉडी उसी दिशा में चल रही है। और कितना चली वो बॉडी, तो हम इस दूरी को s बोल देते हैं। s डिस्प्लेसमेंट के लिए कहा जाता है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो तो। इसलिए जहां जहां यहाँ डिस्टेंस यूज किया जाए तो उसमें कंफ्यूज ना हो, असल में वर्ड यूज किया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रही है बॉडी स्ट्रेट लाइन में, तो वो डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बात आपको काइनेमेटिक्स में समझा दी गई थी। तो आपको सिचुएशन समझ आ गया है कि हम वर्क कौन से सिचुएशन में निकाल रहे हैं, जब पूरे रास्ते फोर्स की वैल्यू न बदले और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बॉडी उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए। कैसे निकालते हैं वर्क, वो यहां पर आपको दिखाते हैं। द वर्क डन बाय अ फोर्स, ब्रैकेट में लिखा है फोर्स कांस्टेंट है इस केस के लिए, इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जितनी फोर्स लगी है उसका वैल्यू, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब ये सिचुएशन होती है जिसमें पूरे रास्ते फोर्स कांस्टेंट लग रही है और बॉडी जिस तरफ फोर्स लगी उधर ही जा रही है, तो वर्क निकालने के लिए हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला। सीधा सीधा क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, किस किस का? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये एफ लिखा हुआ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, कितने न्यूटन फोर्स है वो बता दो, एंड द डिस्टेंस, कितना वो दूरी चली है, ए से बी तक का डिस्टेंस बता दो, फोर्स न्यूटन में और डिस्टेंस काय में नापा जाएगा? मीटर्स में। तो जब आप बॉडी पर लगने वाला फोर्स और उस फोर्स की वजह से कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वर्क मिल जाएगा। इस सिचुएशन के लिए है, ध्यान रहे, हर अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग तरीका या मेथड है वर्क फाइंड आउट करने का। तो बच्चे जब इसको इन सिचुएशंस को अप्लाई करें तो न्यूमेरिकल में ध्यान दें कि कौन सी सिचुएशन के हिसाब से आप वर्क निकाल रहे हो या कौन सी सिचुएशन न्यूमेरिकल या क्वेश्चन में दी गई है। जैसी सिचुएशन होगी वैसा आपको फॉर्मूला लगाना है। पहली सिचुएशन का फॉर्मूला सिखा दिया। तो अब तक के आज की क्लास के पोर्शन में आपको क्या क्या सिखाया, वर्क क्या होता है और वर्क कैसे फाइंड आउट किया जाता है जब पूरे रास्ते फोर्स कांस्टेंट रहे यानी वैल्यू न बदले और बॉडी उसी डायरेक्शन में चले जिधर फोर्स लग रही है। यह है फॉर्मूला। ठीक है जी, सिंपल, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क आ गया। अब चलते हैं हम अपनी अगली सिचुएशन की तरफ। ये आपने ए पार्ट पढ़ा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का, जिसमें बॉडी पर जिस तरफ फोर्स लगी उधर ही चल रही है। अब हम चलते हैं फर्स्ट ही सिचुएशन यानी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के बी पार्ट पर। तो ये आ गए हैं हम अपने सेकेंड केस यानी फर्स्ट केस के बी पार्ट पर। अभी आपने फर्स्ट केस का ए पार्ट देखा था, केस वही था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फर्स्ट ही केस है ये, पिछले में भी यही केस था। लेकिन उस केस में जिस तरफ फोर्स लग रही थी, देखो मैंने दोबारा से दिखा दिया, जिस तरफ फोर्स लग रही थी बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करने, और यहां पर आपको दिखा, ये रियल एग्जांपल है जिसमें आप ऐसे अगर किसी बक्से को धक्का दोगे तो आप जिस तरफ पुश कर रहे हो बक्सा भी उधर ही ग्राउंड पर स्लाइड करेगा, और उसका वैसा एग्जांपल करके मैंने दिखाया, इधर फोर्स लगाई और ऐसा।
तो ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में कौन सा केस था, व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये रियल सिचुएशन और ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैथमेटिकल। अब मैं दूसरे पार्ट पर आ गया, बी पार्ट पर। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का बी पार्ट क्या कहता है, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए मैंने एक रियल एग्जांपल भी दिया है। ये काम बचपन में लगभग सभी बच्चों ने किया होता है। कोई एक इस तरह का टॉय कार वगैरह इस तरह की कोई चीज होती है जिसको वो कोई स्ट्रिंग वगैरह रस्सी वगैरह से या उसमें कोई हैंडल लगा होता है उससे खींचते हैं। और ये काम बचपन में नहीं तो अब बड़े लोग भी करते हैं। एक जो स्ट्रॉली होती है, जो हमारा सूटकेस वगैरह टाइप होता है जिसमें व्हील्स होते हैं, उसको भी आप ऐसे पकड़ के ग्राउंड पर स्लाइड कराते हो। कोई आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हो जहाँ ट्रॉली में सामान रख के आप शॉपिंग करते हो, तो वहां पर भी आप या तो पुश या पुल करते हो। लेकिन इस सिचुएशन में जरा गौर फरमाएं। गौर फरमाने वाली बात यह है कि फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है, देख रहे हैं, ये फोर्स का डायरेक्शन है, लेकिन जो बॉडी मूव कर रही है उसका डायरेक्शन ये है। और इसको हम S बोल देते हैं, F फॉर फोर्स और S फॉर डिस्प्लेसमेंट। पिछले केस में जिधर फोर्स लग रही थी, देखो बार बार मैं बोल रहा हूं, पीछे जाकर देख सकते हो, ये रहा, जिधर फोर्स लग रही थी उधर ही बॉडी चल रही थी। ये जैसे जिधर फोर्स लगा रहा है इधर ही बॉडी चलेगी S। अगर ये इधर से फोर्स लगा रहा है तो इधर ही चलती। लेकिन अब जो आपको ये दिखाया जा रहा है, इसमें बॉडी पर फोर्स किसी अलग डायरेक्शन में लग रही है और बॉडी उस डायरेक्शन में न जाके किसी और डायरेक्शन में जा रही है और उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, जिस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन मैंने आपको दिखा दिया, ऐसा आप करते हो कि किसी ऑब्जेक्ट को खींचते ऐसे हो लेकिन वो जमीन पर चलता है। तो यहां इस सिचुएशन को कहा जाता है व्हेन बॉडी मूव्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि बॉडी किसी ऐसे डायरेक्शन में चलती है कि उसके मूवमेंट के डायरेक्शन का फोर्स के साथ जो एंगल बना होता है वो थीटा होता है। यानी उन दोनों का सेम डायरेक्शन ना होके अलग अलग डायरेक्शन होता है और बीच में कुछ एंगल होता है। फोर्स कांस्टेंट ही है अभी भी, पूरे रास्ते जहां से जहां तक जाना है पूरे रास्ते फोर्स बदलेगी नहीं, बस जिधर फोर्स लग रही है बॉडी उससे किसी और डायरेक्शन में चलेगी और उनके बीच का एंगल थीटा होगा। अब मैं आपको फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा केस यहां करके दिखाता हूं। ये लो जी, ये आपने फोर्स ऐसे लगाई जैसा कि इसमें दिख रहा है। फोर्स का क्या नाम रखता हूं मैं, F। पूरे रास्ते सेम रहेगी, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। ये रहा जी, ठीक है। और ये आपका उनके बीच का एंगल हो गया थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट को आपने कहां से डिनोट कर दिया, S से। बॉडी जा रही है कहां से कहां तक, A से B तक। पहले भी यही केस था, बॉडी A से B तक गई थी, बस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे। अब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन हमें उनके बीच का एंगल पता है। अब इस केस का वर्क फाइंड आउट करने के लिए मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों को बता सकता हूं। बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे क्लासेस में, स्कूल वगैरह में बच्चों को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपने बता दिया या सीख लिया तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। उस तरह के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। तो मैं आपको उस फॉर्मूला के बनने का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप बढ़िया तरीके से उसको यूज कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो दिखाते हैं आपको। सबसे पहला काम क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, जो आप करते आए हो वेक्टर्स में, फोर्स वगैरह चैप्टर में। ये एरो आपको फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है, F से रिप्रेजेंट हुआ है। ये एरो आपको डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, S से रिप्रेजेंट हुआ है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं।
लेकिन दोनों के वेक्टर होने के बावजूद भी आपको फोर्स को रिजॉल्व कर लेना है। आप हर वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो दो कंपोनेंट्स में। ये जो मैं ग्रीन कलर से एरो बना रहा हूं, यहां एक और एरो बनाऊंगा। ये जो ग्रीन कलर से मैंने एरो बनाए हैं, ये दोनों एरो इस एफ फोर्स के जो आपको दिख रही है मेन फोर्स रेड कलर वाला वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स हैं। और ये कंपोनेंट कहलाता है एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट कहलाता है एफ साइन थीटा। सबसे पहले आपने इस सिचुएशन के लिए क्या काम करना है, आपने फोर्स को रिजॉल्व करना है। किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना आपको सिखाया गया है वेक्टर्स चैप्टर में। मैंने वेक्टर चैप्टर पढ़ाते हुए ये बात बोली थी कि वेक्टर चैप्टर पूरे फिजिक्स में सब जगह काम आता है, और देख ही रहे होंगे बच्चे। आपको बताया गया था कि किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका क्या है। वैसे तो डिटेल में भी बताया था, लेकिन यहाँ हम उसको शॉर्ट में याद रखते हैं कि वेक्टर ने जिस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाया होता है वो वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा होता है और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा होता है। अब आपने इस फोर्स को दो पार्ट्स में ब्रेकअप कर दिया है, जिसे रिजोल्यूशन कहते हैं, रिजॉल्व कर दिया है दो कंपोनेंट्स में, दो टुकड़ों में। अब आपके पास असल में दो फोर्सेस हैं, एक ही फोर्स के दो टुकड़े, और इन दोनों टुकड़ों को अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो एफ साइन थीटा है ये कोई वर्क नहीं कर रहा है। इस फोर्स का जो साइन कंपोनेंट है वो इस बॉडी के ऊपर होने वाले वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, यहां लिखता हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स, अब आपके पास एफ नहीं, दो फोर्स है, एक एफ साइन थीटा, तो हम दोनों फोर्सेस का वर्क निकालते हैं। एफ साइन थीटा, एफ की जगह आप पहले एफ साइन थीटा वाली फोर्स का वर्क निकालो, इनटू करके आपको लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि एफ साइन थीटा वाली फोर्स कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करा रही, उस दिशा में तो बॉडी जा ही नहीं रही है। तो द डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस फोर्स इज 0। और वर्क के फॉर्मूले के मुताबिक अगर आप एफ के बजाय एफ साइन थीटा वाली फोर्स का वर्क कैलकुलेट कर रहे हो तो एफ साइन थीटा वाली फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको उसे एफ साइन थीटा वाले डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 0 है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल हो, यानी फोर्स किसी अलग दिशा में लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट किसी अलग दिशा में हो रहा हो, तो फोर्स को रिजॉल्व करके दो टुकड़ों में बांटते हैं और दोनों टुकड़ों का अलग अलग वर्क, दोनों टुकड़ों ने जो वर्क किया है अलग अलग निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपने कौन से टुकड़े का वर्क निकाला है? एफ साइन थीटा का, और वो 0 आया है। क्यों? क्योंकि उस टुकड़े की तरफ बॉडी ने चला नहीं, और डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वर्क भी 0 होता है। अगर आप पूरा दिन किसी दीवार को धक्का देते रहो और दीवार न चलेगी नहीं ऑब्वियसली आपके धक्का देने से, तो आप पूरे शाम को थक कर बैठ जाओ, वर्क 0 माना जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला था पहले ही दिन, यानी फोर्स वर्क पढ़ाते हुए पहले ही सिचुएशन क्या बोली थी कि वर्क तभी माना जाता है जब बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी चलनी भी चाहिए उसी दिशा में। तो यहाँ फोर्स लग तो रही है, एफ का कंपोनेंट एफ साइन थीटा, लेकिन उस दिशा में बॉडी चली नहीं, तो एफ साइन थीटा के द्वारा किया गया वर्क 0 आए। दूसरा कंडीशन में आप एफ कॉस थीटा का वर्क निकालोगे, तो वो वर्क आप निकालोगे, एफ की जगह आप एफ कॉस थीटा लिखोगे इस फॉर्मूले के मुताबिक, और डिस्प्लेसमेंट तो जैसा कि आप देख ही रहे हो ऐसे, एफ कॉस थीटा वाली तरफ ही तो बॉडी चली है। यानी एफ के दो टुकड़ों में से एफ साइन थीटा इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क, दिस फोर्स डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क।
एफ कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बॉडी टू मूव फ्रॉम ए टू बी। एफ कॉस थीटा ही जिम्मेदार है बॉडी को ए से बी तक ले जाने के लिए। इसलिए आपका ये फॉर्मूला, अब आपको न्यूमेरिकल करते समय बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे कहा जाए कि फोर्स लग रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है और उनके बीच में एंगल है, ये एंगल आपको गिवन होगा 30 डिग्री 60 डिग्री वगैरह वगैरह, तो आपका फॉर्मूला हमेशा एफ नहीं एफ कॉस थीटा इंटू एस बनेगा। डायरेक्टली आपको यही यूज करना है। मैंने तो आपको इसका रीजन बताया है ये सब करके, वरना बच्चों को अगर सीधा बोलने हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस करना है तो उनको रीजन नहीं पता होता, फिर वो कंफ्यूज होते हैं। तो आपको रीजन भी बता दिया कि क्यों एफ का सिर्फ कॉस कंपोनेंट वर्क करता है, साइन कंपोनेंट वर्क करता ही नहीं। इसलिए वर्क का फॉर्मूला जब थीटा एंगल हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो एफ कॉस थीटा इंटू एस ऐसे निकालना है। यहाँ पर भी यही किया जाएगा, एफ को रिजॉल्व करेंगे, ये कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, ये कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। ऊपर तो ये खिलौना जा नहीं रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एफ कॉस थीटा इंटू एस कर देंगे, वर्क आ जाएगा। एफ दिया होना चाहिए यानी उसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, थीटा देना होना चाहिए उनके बीच का एंगल 30 60 45 कुछ भी हो सकता है, वो गिवन होगा। एस कितना दूरी गए और याद रहे पूरे रास्ते फोर्स फिक्स है। अब वर्क कैसे निकालते हैं इस सिचुएशन का, एंगल वाले सिचुएशन का, वो तो आपको पता चल गया। 3 चीजें पता होनी चाहिए, फोर्स कितनी लगी, कितना चले और एंगल थीटा और उसका कॉस करें। कॉस क्यों करेंगे विद रीजन भी पता है। लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज मॉडिफाइड थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाने के लिए और कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया है। एफ और एस को एक साथ लिख दिया, कॉस थीटा को तो आगे लिख दिया। मल्टीप्लाई में हम ऐसा कर सकते हैं, किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं। 3 2 जा भी 6 होता है, 2 3 जा भी 6 ही होता है। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। अब आपने वर्क के लिए एफ एस कॉस थीटा लिख तो दिया है, लेकिन अब आपकी फिर से जैसे यहाँ रिजोल्यूशन में वेक्टर की जानकारी काम आई थी, फिर से वेक्टर की जानकारी काम आएगी। वेक्टर की जानकारी क्या काम आएगी कि अगर आपको 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता था तो जो आंसर आता था वो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, वो मॉड्यूलस लगा के भी लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ए भी लिख दिया एरो के बिना, तो ये भी यही दिखाता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड लिखा है और साथ में कॉस थीटा। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते थे 2 वेक्टर्स का तो हमारे पास फॉर्मूला आता था ए बी साइन थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत डिटेल में बच्चों को वेक्टर्स में समझाया था और बताया भी था कि भाई वेक्टर्स अच्छी तरह पढ़ो तो बहुत काम आएगा। जिनको याद नहीं आया वो वेक्टर्स के लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में डॉट और क्रॉस बहुत डिटेल में समझाया, यहाँ अब उसकी जरूरत है। तो चूंकि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने पर उनका कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल। ए वेक्टर ऐसे बना होता था, बी वेक्टर ऐसे बना होता था और थीटा उनके बीच का एंगल होता था। तो यहां पर आप एक वेक्टर एफ है, दूसरा वेक्टर एस है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और साथ में कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो आप वर्क को ऐसा लिख सकते हो। हालांकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको यही चीज यूज करना पड़ेगा। ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है ये बताने के लिए कि वर्क किसी भी बॉडी पर किया गया वर्क, उस बॉडी पर लगाई गई फोर्स और बॉडी में होने वाले डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। और क्यों होता है डॉट प्रोडक्ट, उसके लिए आपको ये पूरी कहानी सुना दी है। आपने पहले ये नहीं सीखा कि डॉट प्रोडक्ट होता है फिर आपने ये सॉल्व किया। आपने पहले ये सीखा कि फोर्स जब अलग दिशा में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स को रिजॉल्व करने पर यह पाया कि कौन सी फोर्स वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो कॉस थीटा पाई गई। तो कॉस थीटा वाली फोर्स वर्क निकालने के लिए यूज की इस फॉर्मूले में, और कॉस थीटा होने की वजह से वो डॉट प्रोडक्ट बन जाता है ऑटोमेटिकली।
ये आप रीजन, इस वाले स्टेप के रीजन तक पहुंचे हो कि ऐसा क्यों हुआ। ज्यादातर बुक्स में और क्लासेस में बच्चों को ये चीज बता दी जाती है कि भाई डॉट प्रोडक्ट कर देना, वो आया कहां से वो नहीं बताया जाता और वहीं कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। फिर वो बच्चा जो अच्छे वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको कभी सॉल्व नहीं कर पाता, जो कि एग्जाम में आते। इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते कि ये दिया है, ये दिया है, ये निकालो, आपको वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। तो बच्चों को क्या याद करवा दिया जाता है कि वर्क डन बाय अ फोर्स may be measured as the dot product of the force applied and the displacement caused by the force. As work done is dot product of vectors, it is a scalar quantity. ये लाइन भी अभी हम समझते हैं, पहले यहां तक की लाइन टिक मार्क जहां लगाया वो मैं लगाता हूं। टिक मार्क लगाने के बाद ये एक्सप्लेन कर रखा है। इस वाले बॉक्स के इस पूरी कहानी को इसने एक लाइन में बोला कि वर्क डन बाय अ फोर्स, किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, मे बी मेजर्ड एज, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। डॉट प्रोडक्ट किस किस का? फोर्स अप्लाइड यानी एफ का, एंड द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द फोर्स, यानी वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट करके फाइंड आउट किया जा सकता है। और अगली लाइन में क्या कहता है? एज, क्योंकि वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वर्क जो है वो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से आया है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए ये समझाया था वेक्टर्स में कि इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करके जो आंसर आता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होता। और क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आंसर आता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन चूंकि यहां कॉस आ गया था तो डॉट प्रोडक्ट हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट करके जो आंसर यानी वर्क आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बात भी आपको आज के बाद हमेशा के लिए याद रखनी है, क्योंकि जो भी क्वांटिटी आप पढ़ते हो वो स्केलर है या वेक्टर, ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बताया है, कोई भी क्वांटिटी के बारे में आपको 4 बातें जानना बहुत जरूरी होता है, जिनमें से 3 बातें आपने जान ली हैं आज की क्लास में, चौथी बात आपको आगे बताई जाएगी। अभी देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट वहां तक पहुंचता है या नहीं। पहली बात आपको क्या जानना चाहिए कि उस क्वांटिटी का जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे आप यहाँ पर वर्क के बारे में पढ़ रहे हो, चैप्टर का नाम वर्क एनर्जी पावर भले ही है, लेकिन आप सिर्फ वर्क के बारे में अभी स्टडी पे लगे हुए हो, फिर उसके बाद एनर्जी की बारी आएगी, फिर पावर की भी आएगी। तो जब आप जिस क्वांटिटी को पढ़ रहे हो उसका डेफिनेशन कि वो क्या होती है, उसका मतलब क्या है, तो आपने डेफिनेशन पढ़ लिया कि वर्क फिजिक्स में तब होता है जब किसी क्वांटिटी, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में चलती भी है। चलना भी जरूरी है और फोर्स लगना भी। अगर फोर्स ही नहीं लगी तो भी वर्क नहीं होगा, चली नहीं तो भी वर्क नहीं होगा, उसी डायरेक्शन में नहीं चली तो भी वर्क नहीं होगा। दूसरा, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आपने सीखा, और फॉर्मूला आपने 2 तरीके से सीखा। एक तो जब बॉडी पर फोर्स लग रही है, बॉडी उसी दिशा में चले तब कैसे निकालते हैं, और जब बॉडी पर फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रही है और किसी और डायरेक्शन में बॉडी जा रही है थीटा एंगल बनाते हुए, तो कैसे निकालते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आपको ये सीखनी चाहिए, वो जो क्वांटिटी आप पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ वर्क पढ़ रहे हैं, वो स्केलर है या वेक्टर, जो आपने सीख लिया है। और ये स्केलर क्यों है इसका ये प्रूफ भी दिख रहा है। ये वर्क निकालने के लिए आपने 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया है, और डॉट प्रोडक्ट करके आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसीलिए उसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे। ये वेक्टर्स में ही है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट वेक्टर में पढ़ाए जा चुके हैं, तो इसलिए वेक्टर तो बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक है पूरी फिजिक्स का, हर चैप्टर में काम आता है, आगे भी आता रहेगा और 12th में भी आता रहेगा। चौथी चीज आपको जो सीखनी चाहिए होती है वो यूनिट के बारे में होती है, जो आपको थोड़ी देर बाद सिखाई जाएगी।
तो पहला केस वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स आपने सीख लिया, बस यूनिट सीखना बाकी है और विद रीजन सीख लिया, और उसके ए और बी दो पार्ट सीख लिए। पूरे रास्ते फोर्स कांस्टेंट रहे, ऐसे सिचुएशन में वर्क कैसे निकालते हैं। ए पार्ट में जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी बॉडी उसी तरफ चले तब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे पार्ट में जब फोर्स अलग डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो, उनके बीच का एंगल हो, तो ऐसा कर दो। विद रीजन बता दिया। डॉट प्रोडक्ट आया तो स्केलर क्वांटिटी। अब इस फॉर्मूले से बाकी सारे केसेस यानी ये फॉर्मूला भी सॉल्व हो सकता है। कैसे, मैं दिखाता हूं। देखो, ये वाला जो फॉर्मूला आपको सिखाया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से बन जाएगा। यानी मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये इस फॉर्मूले से ये बन सकता है, इससे ये नहीं बन सकता। तो ये मेन फॉर्मूला बनता है आपका। कैसे? इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं डॉट प्रोडक्ट वाला, तो आप गौर से देखो, फोर्स जिस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो थीटा जो एंगल है यानी उनके बीच का, वो क्या होगा? 0 डिग्री। दो सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स के बीच में तो कोई एंगल नहीं बनता। एंगल नहीं बनता तो जो चीज नहीं होती वो 0 होती है। तो अगर आप ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा एफ एस कॉस थीटा, में थीटा की जगह कॉस 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एफ डॉट एस का मतलब होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा था तो डॉट प्रोडक्ट बना, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो पहले यही फॉर्मूला लिखोगे कि फाइंड आउट द वर्क, आप लिखोगे द वर्क डन इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस। तो जब आप एफ और डॉट प्रोडक्ट एस लिखोगे तो आप फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए एफ एस कॉस थीटा लिखोगे, जिसमें इस सिचुएशन के लिए थीटा की वैल्यू आप 0 डालोगे। और सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो cos 0 की वैल्यू 1 होने की वजह से फॉर्मूला बन गया f इंटू एस। यानी आज के बाद मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए। ये फॉर्मूला क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में एप्लीकेबल हो जाता है कि किसी भी बॉडी पर किया गया वर्क फाइंड आउट करने के लिए उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। बस सेम के लिए डॉट प्रोडक्ट करते हुए एंगल 0 लिखना है, अगर डिफरेंट होगा तो जो एंगल है वो डाल देना है, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब आपको लगे हाथ, वर्क का यूनिट भी सिखा देते हैं। वर्क का यूनिट सिखाने के लिए आपको ये चीज हटा के यहीं पर बहुत आसान, वर्क का यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, जैसे फोर्स का यूनिट भी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। न्यूटन के नाम पर फोर्स का यूनिट रखा गया। एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं, पहले एसआई यूनिट ही सीखेंगे, बाद में सीजीएस वीजीएस सीखते हैं, क्योंकि मेन काम तो एसआई यूनिट ही आता है। तो जिस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया वर्क का एसआई यूनिट वो था जूल। तो वर्क को नापा जाता है, बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अब खाली यूनिट बता देने से बात नहीं बनती, आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है 11th क्लास के। डिफाइन 1 जूल। तो आज का लेक्चर खत्म करने से पहले बच्चों को एक टास्क दे देते हैं। आप कॉपी से देखकर या किताब से देखकर नहीं करना, और अगर किसी ने पहले देख लिया है तो
उसके लिए टास्क एप्लीकेबल नहीं है, नोट्स वगैरह देख लिए हैं तो। लेकिन जिन्होंने पहले नहीं देखा डिफाइन वन जूल, वो ये क्लास में जितनी जानकारी दी गई है उसके हिसाब से एक बार खुद से ट्राई करें, और मुझे अगर लिख पाएंगे तो फोटो खींच कर भेज दें, वरना कॉल पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगली क्लास में तो हम ये डिटेल में डिफाइन करने ही वाले हैं, यानी आपके पास टाइम सिर्फ अगली क्लास तक का ही है। अगली क्लास से पहले आप भेजेंगे तो आपका वैलिड माना जाएगा, नहीं तो इनवैलिड माना जाएगा। और क्योंकि अगली क्लास में ये सस्पेंस हम ही एक्सप्लेन कर देंगे कि वन जूल वर्क क्या होता है। अभी तक आप ये याद रखो कि वर्क की एसआई यूनिट जूल है, और वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको सिखा दिया गया है। स्केलर क्वांटिटी होता है ये भी बता दिया गया है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, एवरीथिंग। अगली क्लास में हम सीखेंगे वन जूल का डेफिनेशन, और साथ में इसके सेकंड केस की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता है, यानी बदलता है। यानी हम ऐसा एक वर्क सीखेंगे जिसमें ए से बी तक ले जाते समय बॉडी पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता, वो रास्ते में लगातार चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है, इसीलिए उसे वेरिएबल फोर्स कहते हैं। वो फॉर्मूला भी आपको पूरी 11th और पूरी 12th में कदम कदम पर काम आएगा। कांस्टेंट वाला तो आएगा ही, वेरिएबल वाला उससे भी ज्यादा काम आएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब बच्चों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। इसमें अगर कोई डिफिकल्टी या कोई डाउट लगे तो बच्चे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है सबको पता है, नंबर है, कॉल है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे तरीके हैं। और टास्क आप कंप्लीट करके अगली क्लास से पहले भेज देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।